हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द सीबीएसई ऑफिशियल पेपर जो कि बच्चों 21 फरवरी को हुआ है और जिसका हमारे पास सेट है 55/2/1। हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर सेट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में हमें क्या दिया है बच्चों? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्जेस माइनस क्यू each are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC। ओके, हमारे पास सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। तरीके से हमने बना लिया इसको, ABC बना लिया, ठीक। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑन AB, यानी कि यहाँ M इज द मिड पॉइंट है हमारे पास AB का, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C विल पॉइंट अलोंग। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है C पर क्या होगा। बच्चों, हम लोगों को बताया कि अगर सपोज करो यहाँ माइनस क्यू रखा है, अगर यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है तो सी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए तरीका क्या होता है हमारे पास? सिंपल सी बात है कि वहां प्लस क्यू रख के देखो, तो जो डायरेक्शन प्लस क्यू जिधर मूव करेगा वही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो अगर ई ए की वजह से इस सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये इधर खींचेगा, इसको इधर मूव कराएगा, माइनस क्यू अपने पास बुलाएगा प्लस क्यू को। और सिमिलरली इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यानी कि ए की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगी। और अब जो इन दोनों का नेट आएगा, वो नेट क्या होगा? अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री हो जाएंगे। और ये दोनों मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डी की वैल्यू सेम, मान लीजिए इनकी तीनों की साइड सेम हो जाएगी, तो जो यहाँ पर डी भी आ गया, दोनों का नेट है, तो F1 या ई ए स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और हमारे पास नेट निकालना है कोस थीटा। तो हम लोग इन दोनों का जो नेट जाएगा, दोनों इक्वल होने की वजह से बीच में नेट जाएगा ये, और बीच में नेट जाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? TM, यानी कि ये बोथ है। और यहाँ पर हम दोनों देख सकते हैं कि ये 30-30 डिग्री पे जाएगा, तो ये कौन सी लाइन पर अलोन करेगा, लाई करेगा? यानी कि सी एम पर लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए वो सी एम आने चाहिए। हम लोग देख लेते हैं और किधर जाएगा ये, इसकी डायरेक्शन देखो, एम सी भी है और सी एम भी है, तो हमें लगाना है सी से एम, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ये रहेगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? ए स्टूडेंट हैज 3 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। यानी कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, आर, आर और आर। क्लियर? और हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस में हमें क्या बोला गया है? ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। अगर सीरीज में करेंगे तो 3R आ जाएगा सीरीज में, ठीक है। अगर पैरेलल में करेंगे तो ऑल द 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। पैरेलल करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं जितने रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, तो R/3 तो आ गया पैरेलल, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया। टू रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो करके देखते हैं इस वाले को, ये हो सकता है। देखो कैसे, अगर टू रेजिस्टेंस सीरीज में कर दिया आर और आर, और ये वाला हमारा पैरेलल में हो जाएगा, और जब ये पैरेलल में हो जाएगा तो ये दोनों कितने बने? 2R। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, R1R2/R1+R2। हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, ये RP आएगा, यहाँ ये R इक्विवेलेंट आएगा 2R × R/2R+R, तो दैट विल बी 2R² / 3R, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ? इसका मतलब वो R से R कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2/3R का मतलब जो R इक्विवेलेंट आ रहा है, वो हमें ये क्या यही रिक्वायर है? चेक करिए, क्या हमें यही रिक्वायर है 2/3R? तो हमारा जो आंसर होगा, यानी कि हमें 2R/3 ही हमें रिक्वायर था, और हमारा यहाँ देखिए 2R/3 ही हमें रिक्वायर था। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी। अब चाहे पैरेलल वाला भी चेक कर सकते हैं, और जब सी मिल गया तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं इसको। ए 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन x डायरेक्शन लाइज सिमेट्रिकली एट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, हमारे पास लेंथ कितनी है बच्चों? यानी कि हमारे पास जो करंट, यानी कि वायर की जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻² मीटर। ओके, देन आफ्टर हमारे पास है सेगमेंट ऑफ कंडक्टर, आई की वैल्यू कितनी है? तो करंट की वैल्यू होगी हमारे पास 1 एम्पियर। करंट इन एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट? यानी कि जो डीएल है वो किधर आ गया हमारे पास? DXI के होता है हमारे पास,
तो यानी कि करंट जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में हम लोग लेंथ कंडक्टर लेते हैं। तो डी एक्स आई कैप हो गया, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, एक करंट इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि आई की वैल्यू 1 एम्पियर है और ये सिमेट्रिकली राइज कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट एट पॉइंट 1 मीटर और 0। हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है कहीं, और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, कोई भी पॉइंट है, और वो पॉइंट हमें क्या दे रखा है बच्चों, 1 मीटर, 1 मीटर, 0। ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी यहाँ। हमारे पास, तो अब हमारे पास जो डीबी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है इसका, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का पावर 3। ठीक, तो अब हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 1 एम्पियर, हम पुट कर देंगे। तो डीएल वेक्टर क्या होगा, तो डीएल वेक्टर कहाँ वायर रखा गया है, एक्स डायरेक्शन में रखा गया है, जिस डायरेक्शन में करंट होती है बच्चों उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर लिया जाता है। और वो पहले ही बोल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में करंट जा रही है, यानी कि एक्स, और एक्स को हम लोग आई केप लिखते हैं। तो डी एक्स आई केप, और या तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर, तो मैं इस 1 सेंटीमीटर को ये भी लिख सकता हूँ 0.01 आई केप। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम इसकी वैल्यू रख देंगे, डीएल की वैल्यू 0.01 आई केप इंटू, सर आर केप वेक्टर कैसे निकालेंगे, अब आर केप वेक्टर होता है x2 माइनस x1 वेक्टर आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस j2 माइनस j1 के के। तो यहाँ पर हमारे पास 1 -0, जब वो हमारे पास आएगा तो 1 - 0, क्योंकि हम ओरिजिन से सेंटर कर रहे हैं तो ओरिजिन पर है, तो इसका मतलब 1 - 0, यानी कि 1 - 0 आई के प्लस 1 - 0 देखिए प्लस z - 0, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आई के प्लस जे के। तो आर वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा यहाँ पे आई के प्लस जे के, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे आई के प्लस जे के। क्लियर, तो यहाँ पर डी एल क्रॉस, ये क्रॉस है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अलग ब्रैकेट में बना देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई के प्लस जे के डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड भी यही निकाल लेते हैं ताकि आसान रहेगा वैल्यू को पुट करना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इसका कोफिशिएंट है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट लिख देंगे हम अंडर रूट 2 की पावर 3। अब हम लोग यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई को कट कर सकते हैं और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको। क्या होगा बच्चों, 10⁻⁻7 इंटू, देखो 0.01 आई केप को आई केप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आई केप को आई केप से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, ठीक है, क्योंकि सेम है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम लोग यहाँ जानते हैं कि आई केप क्रॉस आई केप तो हो जाएगा वापस से 0, और उसी तरीके से हमारे पास आई केप क्रॉस जे केप जो होता है वो के केप आता है, ठीक है। तो इसका मतलब, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इस 0.01 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आई केप क्रॉस जे केप, तो ये के केप आ जाएगा, तो 0.01 के केप हो गया ये हमारे पास, डिवाइडेड बाय √2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 2√2। अब हम इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10⁻⁻7, इसको मैंने लिखा 10⁻⁻2 के केप डिवाइडेड बाय 2√2। इसको सिंप्लीफाई और करेंगे हम लोग, क्या जाएगा 10⁻⁻9 के केप डिवाइडेड बाई 2√2। सिंप्लीफाई और करेंगे हम इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2√2, तो काट दिया हमने 5, तो ये हो जाएगा 5/√2, के केप सब जगह चल रहा है, तो 5/√2 इंटू 10⁻⁻10 के केप इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इट क्लियर, हम ऑप्शन देख लेंगे 5/√2 इंटू 10⁻⁻10 के केप।
ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? इसमें सी ऑप्शन हमारे पास सही आ जाएगा। फिर क्लियर एवरीवन? अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें दिया है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m at a distance r from the center along the axis of the dipole is given by। बिल्कुल सिंपल है ये, हम लोग जो एक्सियल करते थे, एक्सियल फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने किया था, एक्सियल इक्वेटोरियल करते हैं हम लोग, उसी तरीके से हम लोग यहाँ जैसे मानते हैं कि एम और ये एम, और यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, और ये सेंटर है इसका डाइपोल का, और यहाँ से कितनी दूरी पर मान रहे हैं? एल, आर दूरी पर हमें फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से एक्सेल में केपी अपॉन आर क्यूब आता, तो उसमें भी यहाँ के की जगह क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और केपी अपॉन आर क्यू को कंपेयर करो अगर याद रखने की वजह से, तो के में यहाँ पर हमारे पास आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और पी में आता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट एम और आर क्यू। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सियल याद है केपी अपॉन आर क्यू, तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यू, तो डेराइव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग आंसर लगा देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। क्लियर है? एक्सियल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू होता था, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। क्लियर? 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? इन द फिगर एक्स इज अ कोइल वुंड ओवर ए होलो वुडन पाइप। ओके, ए परमानेंट magnet is pushed at a constant speed v from the right into the pipe and it come out at the left end of the pipe। यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकालेंगे इसको, ठीक, ये आउट हो जाए। अब ड्यूरिंग द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द मैग्नेट द करंट इन द वायर वाइजेड विल बी फॉर्म। देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, तो कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो हम लोग लेंज लो लगाएंगे यहाँ, लेंज लो। और लेंज लो हमारे पास क्या कहता है? लेंज लो हमें ये कहता है कि अगर जिससे कोस बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो उसके अपोज करता है उसी डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए अगर ये नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, जैसे अगर ये नॉर्थ आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगा? ये इसको आने नहीं देना चाहता है, भगाना चाहता है कि भाई इसी नॉर्थ की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगी, तो ये इसी का अपोज करता है। अगर इसको अपोज करना है, इसको भगाना है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? इस कोइल को भी नॉर्थ बनना पड़ेगा। और जब ये नॉर्थ बनेगी, तो इस नॉर्थ बनने की वजह से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, इस वाले एंड पे। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो कोइल में ये करंट आएगी। इसका मतलब कहाँ से कहाँ चलेगी? वाई टू जेड। कहाँ चलेगी? वाई टू जेड। अब पहले तो वाई टू जेड चलेगी, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब वाई टू जेड में दो ऑप्शन है। अब यहाँ जब ये बेटा बाहर निकलेगा, अभी यहाँ पर समझना है इस चीज को, जब ये यहाँ पर, अब ये यहाँ पर बाहर निकलेगा ये, अब यहाँ पर जब ये आउट होगा, तो नॉर्थ इधर रहेगा, साउथ इधर रहेगा, और ये इधर जाएगा। और जब ये इधर जाएगा, तो ये जाते वक्त अब ये क्या चाहेगा? अब ये कोयल क्या चाहेगी कि भाई साउथ जाए ना, साउथ को नहीं जाना है, तो ये क्या बनना चाहेगी? साउथ को नहीं भेजना चाहती तो पास बुलाना चाहती, पास बुलाना चाहती है तो क्या बनना पड़ेगा? इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। और जब नॉर्थ बनना पड़ेगा, तो वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस से करंट को फ्लो कराएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वापस से करंट की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा भाई? यहाँ वापस से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा, तो वापस यहाँ ऐसे करंट बहनी चाहिए। तो यानी कि करंट किधर से आ रही होगी? इस वाले में मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखना है, इसका मतलब जेड टू वाई। तो पहले जो करंट आ रही थी, वो आ रही थी, पहले फर्स्ट करंट आएगी आपके पास वाई टू जेड, और देन करंट आ रही है आपके पास जेड टू वाई। अब आप ऑप्शन ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। ये सी ऑप्शन होना चाहिए। वाई टू जेड फर्स्ट आएगी, पहले नॉर्थ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी, और फिर उसके बाद में वापस से इधर भी नॉर्थ बनना पड़ेगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी, तो जेड टू वाई बने। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि द अल्टरनेटिंग करंट आई इन एन इंडक्टर इज ऑब्जर्व टू वेरी विद टाइम टी एज शोन इन द ग्राफ ऑफ ए साइकिल। एक हमें ग्राफ दिया है और आई वेरी कर रहा है यहाँ, ठीक है। पूछा क्या गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज वी विद टाइम। हमें वोल्टेज वी और टी के अराउंड हमें बताना है कि कौन सी वेवफॉर्म इसके अंदर सही रहेगी। चार ऑप्शन दिए हैं, तो कैसे चेक करेंगे सर? सबसे पहली बात तो आई और टी,
और हम लोगों को पता है कि इसमें V और T का कैसे रिलेशन है, तो लेंज लॉ ही यहाँ पे यूज करते हैं। देखो वापस से एक और लेंज लॉ पे सवाल दे दिया इसने। आप लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और फाई की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस से कितनी आ जाएगी, माइनस डी फाई की वैल्यू होती है एल आई बाई डी टी। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू होगा माइनस एल, कॉन्स्टेंट है तो डी आई बाई डी टी। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ E का मतलब ईएमएफ होता है, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे V इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से हम लोग इसको जज करते हैं कि वोल्टेज और करंट के वेरिएशन में तो मुझे रिलेशन पता लग गया और इंडक्टर भी आ गया मेरे पास। अब हमें क्या दिया है तो हमें क्या दिया है, ये स्लोप देखिए आप, ये स्लोप क्या है, डी आई बाई डी टी। यहाँ स्लोप क्या है, स्लोप होगा डी आई बाई डी टी। और ये डी आई बाई डी टी, सबसे पहली बात तो स्लोप जो है यहाँ से यहाँ तक टी बाई टू टाइम तक कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर एल अगर कॉन्स्टेंट है इस जगह, तो यहाँ डी आई बाई डी टी जो है, जो डी आई बाई डी टी उससे वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है तो यहाँ कॉन्स्टेंट वोल्टेज होना चाहिए। और उसके बाद तो इससे भी हम लोग यहाँ पे जजमेंट लगा सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ देखो वोल्टेज कांस्टेंट आ रहा है इसी वाले में, यहाँ भी वेरी कर रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग जजमेंट लगा लेंगे। और टी बाई टू के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होनी है, यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, तो यहाँ वापस से V1 अगर मान लीजिए इसको माने, तो V2 अगर इसको माने, तो L डी आई बाई डी टी में वापस से यहाँ स्लोप चेंज हुआ, और स्लोप चेंज होने से यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वापस से V2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ दोनों V1 V2 के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं, और यहाँ V का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना है इसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर स्लोप इस तरीके से है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसके अंदर बेस्ट मैच कर रहा है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, a transformer is connected to a 200 volt AC source and the transformer supplies 3000 volt to a device। इसका मतलब प्राइमरी वोल्टेज दिया है हमें, Vp इक्वल्स टू हमें दिया है 200 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्टेज जो हमें दिया है वो दिया है 3000 वोल्ट। Vs इक्वल्स टू हमें दिया है 3000 वोल्ट। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल, यानी कि NP हम लोगों को अब दिया है 450, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट सेकेंडरी कोइल, आपको NS बताना है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो वोल्टेज होता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतनी ज्यादा वोल्टेज आ जाएगी, ईएमएफ आती है। तो Vp अपॉन Vs इज इक्वल्स टू, या हम लोग लिख सकते हैं NP अपॉन NS। यही सीधा सीधा देख के भी इसीलिए बता सकते हैं हम लोग कि कब सेकेंडरी ये स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, ये पहचान भी होती है ट्रांसफार्मर की, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट में ज्यादा और इनपुट में कम है तो वो हमारा स्टेप अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो Vp की वैल्यू हमारे पास आ रही है 200 डिवाइडेड बाई Vs की वैल्यू है हमारे पास 3000 इक्वल्स टू NP इक्वल्स टू है हमारे पास 450, और हमें NS फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग NS को जब फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा 10 to 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से भी एक 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 अपॉन 300 इक्वल्स टू क्या मिला हमें 45 डिवाइडेड बाई NS, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NS इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 45 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 150, और वापस से आगे सोल्व करेंगे इसको, तो NS इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 45 इंटू 150, मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 0, 15 5 जा 75 केरी 7, 54 जा 60 और 7 6750। इसका मतलब ये हुआ NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल विल बी 6750 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 6750, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, तो कंजर्वेटिव वाला होगा कंजर्वेटिव। तो ये नॉन कंजर्वेटिव वाले तो दोनों गलत हो गए। कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती है और टर्मिनेट कहाँ हो जाती है, नेगेटिव पे। तो प्लस क्यू चार्ज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है तो पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। तो कंजर्वेटिव होती है फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो क्लोज लूप तो नहीं बनाती है, तो यानी कि ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया। यहाँ कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके अंदर क्लियर हो गया। तो यहाँ एट्थ वाला आसान था, ये ए कंजर्वेटिव फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। A tub is filled with a transparent liquid to a height of 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से एक टब को फिल अप किया गया है। हम लेकिन एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। टू ए हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर तक की हाइट तक है, ये भी समझ में आ गया। The apparent depth of a coin lying at the bottom of the tub is found to be 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक कोइन रखा हुआ है और वो जो अपेरेंट पोजीशन है उसकी वो यहाँ है, और वो जो अपेरेंट पोजीशन है इसकी हाइट ऑफ अपेरेंट या अपेरेंट डेप्थ जिसको बोलते हैं हम लोग डी अपेरेंट और या डी रियल। तो ये डी अपेरेंट जो दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे बोला गया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड कितना होगा। तो बेसिक सा एक फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, फॉर्मूला में म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, और म्यू इक्वल्स टू होता है सी बाई वी। तो यहाँ हो जाएगा डी आर अपॉन डी ए, और सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ एंड वी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है। और डी आर रियल डेप्थ का मतलब 30 इंटू मीटर में चेंज करेंगे तो वापस 10⁻², और डी ए अपर एंड यानी कि 16 इंटू 10⁻²। यहाँ दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10⁻² से 10⁻², और यहाँ 3 से इसको काटा हम लोगों ने 10 टाइम्स। तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम v की वैल्यू के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया 10⁸ रोज मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁸ इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू हमारे पास v। ध्यान से देखेंगे 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 16 इंटू 10⁸, ये 10 डिनोमिनेटर में चला गया, v इधर आ गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 5 जा 2 8 जा, लगता है 8/5 इंटू 10⁸ वेलोसिटी है, तो हम इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8/5 है, तो 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर 1.6 इंटू 10⁸ इक्वल्स टू वी मीटर पर सेकेंड। आंसर 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये हम तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट, और म्यू की वैल्यू सी बाई वी। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन ए जिंक स्ट्रक्चर surface, sorry. The lines which can emit photoelectrons from the surface are members of, इसमें बामन पाचन लाइमन, नाइदर बामन नोर पाचन नो लाइमन। हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें बोला गया एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन ए जिंक सरफेस। द लाइंस व्हिच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर्स ऑफ बामर पाचन लाइमन, नाइदर बामर नोर पाचन नो लाइमन। क्या एनसीईआरटी में है आंसर, डायरेक्ट टेबल फॉर्म से है। हम ये देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन अगर इससे हिट करता है जिंक से, तो ये लाइमन सीरीज पे लाइमन सीरीज का मेंबर होता है, तो ये हम लोग वहां से जज कर पाएंगे। क्लियर।
0.55544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ एन इज, हमें एन शेल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ हमें जो एनर्जी दी है वो कितनी दी है, 0.-0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर ईवी। अब हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जाएगा 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 13.6 ऑन एन स्क्वायर। हम लोग यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, 13.6 अपॉन 0.544। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट सोल्व करते हैं इसको पूरा। आगे वायर इक्वल्स टू, पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाया हम लोगों ने तो 30 ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से 10 और काट देते हैं, एन स्क्वायर इक्वल्स टू किस बराबर, 3 यानी कि 136 अपॉन 200 डिवाइडेड बाई 540। 4 से काटते हैं इसको, तो 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 17 से काट लेते हैं इसको, मेरे पास एन स्क्वायर इक्वल्स टू 3400 ऑन 136। हम करते हैं 4 से 17 से करते हैं, 17 2 जा 30, 3 8 जा 36, 100 बाई 8 का मतलब ये हो गया 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, 35 means n square equal to 25, n equals to under root 25 equals to, यहाँ पर n की 5 है। It is clear to you? 5 particular। Yes? हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। When the resistance measured between P and N ends of a p-n junction diode is high, it can act as an रेजिस्टर। देखिए ये डायोड है हमारे पास और उनके बीच का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा हमारे पास प्रैक्टिकली कब होता था, जब डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट कर, और जब डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता था पी वाले को नेगेटिव और एन वाले को पॉजिटिव से हम लोग कनेक्ट करते थे। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अब करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम लोग इसको एज ए सिग्नल कि अब करंट फ्लो नहीं करेगा, हम उसको एज ए स्विच काम में ले सकते। क्लियर, हम इसको हाई रेजिस्टेंस के टाइम पे एज ए स्विच काम में ले सकते। हमारे जो सिलेबस में उस हिसाब से तो रेजिस्टेंस में स्विच लोग यूज करते, तो हमारे लिए डी ऑप्शन सही हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें दिया है इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड। सेमीकंडक्टर डायोड में जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसमें जो डिप्लेशन विड्थ होती है, ये डिप्लेशन लेयर होती है। ये डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है ये फिक्स नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर बाइसिंग पर डिपेंड करती है। और सेकंड वाला रीजन दिया है थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज बाइसिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सही बात है, अगर फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो डिप्लेशन विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर रिवर्स रिवर्स बायस करते हैं तो जो डिप्लेशन विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये बायसिंग पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, और ये फिक्स नहीं रहता, ये भी ठीक बात है, और ये इसका सही रीजन है। तो दोनों चीजें ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए एन आर ट्रू, ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में हमें क्या दिया है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम of an electron in nth orbit is proportional to the square root of its orbit radius r है। सबसे पहले हम लोग यहाँ अब एंगुलर मोमेंटम को ही समझें। सबसे पहली बात तो L बराबर होता है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑर्बिटल रेडियस, अब ऑर्बिटल रेडियस में हम लोग क्या जानते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो हम इस एन स्क्वायर को की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ये देखेंगे हम लोग कि आर जेड, यहाँ हम लोग के लगा लेंगे चाहे तो इस आर जेड इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, अंडर रूट आर जेड या आर एन जेड जो भी है, हम इस आर एन इसको ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ आर एन जेड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, एन की वैल्यू को, तो यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा एल इक्वल्स टू एन की जगह हम लोग रख देंगे अंडर रूट आर एन जेड एंड एच अपॉन 2 पाई। ये तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एन। का मतलब हुआ, ये तो बात सही है जो बोला गया है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस आर एन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब सेकेंड वाले में वो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली। नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि वो तो कोई से भी जा सकता है, उसको एनर्जी पे डिपेंड कर सकता है, फर्स्ट टू 3 भी जा सकता है, फर्स्ट टू 4 भी जा सकता है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई, तो यहाँ ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सी सही रहेगा, सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू हो जाएगा आपके पास और रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 14 का सी। तो अब हम लोग यहाँ पे वापस से क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। हमें क्या बोला गया है इसमें, आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव्स शो मोर डिफ्रेक्शन इफेक्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफ्रेक्शन कौन ज्यादा शो करता है। डिफ्रेक्शन वो शो करता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ जिसकी मोर होती है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है बच्चों, वो डिफ्रेक्शन ज्यादा शो करता है। क्लियर, यानी कि ये हमें ज्यादा चाहिए। अब इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो रेडियो वेव जो है की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स हैव ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ है ना, इन सब में जो स्पेक्ट्रम होता है। तो लेमडा जो आर है रेडियो वेव्स की ज्यादा होती है या ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन टू इंफ्रारेड, आप ये स्पेक्ट्रम में देख लेंगे। और जिसकी लेमडा ज्यादा हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी ऑब्वियस सी बातें कम हो जाएगी, दोनों इन्वर्सली में आ जाता है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड सबसे कम हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड ज्यादा हो जाएगी। तो इसका डिफ्रेक्शन तो ज्यादा होना चाहिए, रेडियो वेव्स का डिफ्रेक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ उल्टा लिखा है, आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रेक्शन इफेक्ट। यस, ये तो बात सही हो गई, ट्रू। पर जो रीजन है, रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स, तो ये तो गलत हो गया। जबकि यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी तो लेस देन है किसकी, रेडियो वेव्स की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी नहीं लेसर फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि ये वाला रॉन्ग हो गया है, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब असर्शन इज ट्रू। इसके अंदर हम लोग क्या आंसर लिखेंगे इसका, इसका आंसर हो गया हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ये सी ऑप्शन आता है, लोग यहाँ पे इसको सी ऑप्शन। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ट्रांसफॉर्मर। ये प्रिंसिपल होता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड कंजर्व्ड इन ट्रांसफॉर्मर। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डिक्रीजेज, वोल्टेज डिक्रीजेज बट द करंट इंक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है, पावर अगर सेम रहेगी P इक्वल्स टू वी आई, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज करता है, और करंट अगर वोल्टेज डिक्रीज करता है तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। ये दोनों इस तरीके से सेम पावर होने की वजह से, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होती है। अगर पावर का लॉस, प्रैक्टिकली तो कुछ लॉस आता है, लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़ते हैं, पर आइडियल कंडीशन में दोनों में इनपुट और आउटपुट पावर सेम होती है।
इसीलिए वोल्टेज अगर इंक्रीज हो जाता है तो करंट डिक्रीज होता है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो 2:3। हम लोग क्या जानते हैं कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई ए, और सेम मटेरियल है। अगर सेम मटेरियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम मटेरियल मतलब रो सेम होता है, रो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और सेम रेडियस है। सेम रेडियस का क्या मतलब है सर, तो सेम रेडियस का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आर ए भी सेम होगा, एरिया भी सेम हो जाएगा। अब किस पे बात आ गई डायरेक्ट, आर इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट किसके आगे, एल। अब वो कह रहा है कि हैव देयर रेशो 2:3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि R1 रेशो R2 किसके बराबर हो गया, इक्वल टू 2:3। 2:3। अब हमें आगे क्या बोला गया है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी विच सप्लाइज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर। दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करके देख लो कैसे कनेक्ट होते हैं भाई। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं इनको। मैं इनको मान लीजिए ये 2:3 है, तो 2x मान लेता हूँ की वैल्यू, इसकी मैं 3x मान लेता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर, आसान हो जाए। और यहाँ करंट क्या हो गया, 15 एम्पियर आ गया। आपसे पूछा गया फाइंड द करंट थ्रू द वायर्स। आपको बताना है, मान लीजिए मैंने इसमें I1 मान लिया, इसमें करंट मैंने I2 मान लिया, तो करंट डिवाइडेड रूल बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ करंट किस में डिवाइड होगा, तो हम लोग जानते हैं कि I1 रेशो I2, ध्यान देना इसमें। तो I1 रेशो I2 निकालना है, तो V अपॉन R1 रेशो V अपॉन R2, वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 रेशो 1 अपॉन R2। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो R1 और R2 की रेशो की वैल्यू क्या है, 2:3, तो 1 अपॉन 2 रेशो 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा 3:2। तो यहाँ I1 रेशो I2 हमारे पास आ जाएगा 3:2। तो I1 किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, I1 इक्वल टू 3/5, और टोटल करंट कितनी है, 15 एम्पियर। तो 3 3 जा 9 एम्पियर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले को कैलकुलेट करोगे तो I2 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल करंट। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 2 3 जा 6 एम्पियर। तो इस तरीके से 9 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो यहाँ इस वाले में हमारे पास बन जाएगा आंसर, I1 तो हो जाएगा 9 एम्पियर और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं एम्पियर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से उठाया है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, और वो लेंथ के रेशो के हिसाब से, और फिर उसके बाद में यहाँ पे I1 और I2 का रेशो निकाला है। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। IDSC की बात हो रही है। फिक्स्ड डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक ये सेटअप होता है, बिल्कुल बेसिक सा, और यहाँ हमारे पास स्क्रीन होती है, और ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है, और ये हमारे पास डिस्टेंस d होती है, और ये हमारे पास कैपिटल D होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, सिक्स डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास जनरल, डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो हम लोग लिखते हैं yn इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा dy 2d। ठीक है, तो सिक्स्थ डार्क फ्रिंज है, तो y6 किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इनकी वैल्यू 6 रख देंगे, तो 2 इंटू 6-1 लेमडा d/2d, लेमडा d/2d। तो ये हो जाएगा हमारे पास y6 इक्वल्स टू 2 6 12 - 1 11 लेमडा d/2d। ठीक, ये पहली लाइन तो ये। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं।
अब क्या बोल रहा है, a transparent sheet of thickness T and refractive index N is now introduced in the path of one of the two interfering waves to increase its phase by 2 pi n minus 1 t by lambda। यानी कि यहाँ पहले जो कहीं इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा था, अब क्या हुआ, अब जो है इसके बीच में एक हमने एक स्लेब डाल दिया, एक थिकनेस, उसकी थिकनेस हो गई म्यू, सॉरी एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, टी थिकनेस हो गई, तो इससे पाथ लेंथ बढ़ जाता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो उससे इसके अंदर फेज में कितना डिफरेंस आया, फिर आगे क्या बोल रहा है कि उससे फेज में डिफरेंस आया, वो कितना है डेल्टा फाई, वो कितना है यहाँ पे, तो यहाँ फेज में जो डिफरेंस आया है वो आया है हमारे पास 2 पाई, इसको लिख लेते हैं, ये काम देगा हमें, n माइनस 1 टी बाई लेमडा, ठीक है, ये फेज डिफरेंस है। अब हमसे पूछा गया है कि द पैटर्न इज शिफ्टेड एंड एट डार्क, सॉरी एट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड, एट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे जहां बना था वापस अब एट ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंसेप्ट है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंसेप्ट होता है, कोई थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंसेप्ट होता है हमारे पास, के लिए भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज, तो वाई एन उसके लिए होता है एन लेमडा डी बाई डी, और कौन सी वाली फ्रिंज है, एट है, तो इसका मतलब ये हो गया एट लेमडा डी बाई डी। अब ये जो दोनों एक जगह कोइंसाइड कर जाएंगे और ये शिफ्ट आ रहा है, और यहाँ इसका फेज डिफरेंस दिया है, तो फेज डिफरेंस से आपको पाथ डिफरेंस निकालना आता है, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं डेल्टा फाई की, तो 2 पाई एन माइनस 1 टी बाई लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, तो यहां से हम लोग डेल्टा एक्स पाथ लेंथ निकाल लेंगे, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास n माइनस 1 टी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n माइनस 1 टी। अब यहाँ देखिए पाथ डिफरेंस हमारे पास दोनों जगह सेम ही, केवल यहाँ शिफ्टिंग का डिफरेंस है, तो दोनों में शिफ्ट कितना आ रहा है, एक जगह आ रहा है एल 11 लेमडा डी बाई 2 डी, यानी कि ये 5.5 लेमडा डी हो जाएगा, और ये वाई 8 आ जाएगा, तो जो शिफ्ट है हमारे पास, शिफ्ट कितनी आई है हमारे पास, 8 लेमडा डी बाई डी माइनस 11 लेमडा डी बाई 2 डी, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और तो यहाँ शिफ्ट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ लेमडा डी बाई डी कॉमन आ जाएगा चाहे तो, और क्या बचा 8 माइनस 5.5, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 11 बाई 2 5.5, ये हो जाएगा 2.5, 2.5 लेमडा डी बाई डी, और यही शिफ्ट यहाँ से क्या आया, यही पाथ लेंथ है, पाथ डिफरेंस यही है, यही पाथ डिफरेंस आया हमारे पास, यही शिफ्ट आया, ये भी शिफ्ट है और ये भी शिफ्ट है, तो दोनों शिफ्ट को इक्वल कर देते हैं, तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा, ये शिफ्ट जो है वो दोनों को इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस 1 टी, तो सो या इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग दोनों में रिलेशन लिखना है, हम दोनों में रिलेशन लिख लेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 n माइनस 1 टी इक्वल्स टू 2.5 लेमडा डी बाई डी, और चाहे तो आप यहाँ से t की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 2.5 लेमडा डी बाई डी n माइनस 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कई बार आंसर की फॉर्म में 5/2 लेमडा डी बाई n माइनस 1 डी, अगर ये हमें फ्रिंज विड्थ की फॉर्म में पूछता तो हम यहाँ लिख देते 5/2 लेमडा डी बाई डी फ्रिंज विड्थ होता है, तो अब इसकी जगह ये भी लिख सकते थे, कई बार आंसर में ये भी दे सकता था, पर यहाँ लेमडा पूछा है इसलिए नहीं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 n माइनस 1
बीटा। बीटा की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या लिखा जा सकता है, ये इस तरीके से इसको सोचिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, पहले 6 डार्क रेंज कहाँ पर वो फाइंड आउट किया, 8 कहाँ पर है वो कहाँ फाइंड आउट किया, इसकी वजह से शिफ्ट आया, फेज डिफरेंस हमें दे रखा है, वैसे स्टैंडर्ड है ये n-1 t वाला ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो शिफ्ट होता है। तो जैसे यहाँ इसकी जरूरत भी थी आगे की, यहाँ डायरेक्ट इसने दिया है इसलिए हमने इसके पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस में चेंज कर लिया, वही शिफ्ट है, और इन दोनों से थ्योरेटिकली शिफ्ट को देख लिया, तो यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंस किया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो रिलेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। टू कनकेव लेंस ए एंड बी, दोनों का नाम लिखा है ए और ये बी है, ये ए है और ये बी हो गया आपके पास। ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर अरेंज कोएक्सियली, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो गई आपके पास, f1 इक्वल टू -8, -8 क्यों लिखा, दोनों कनकेव हो गए, और f2 इक्वल्स टू भी -8 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है और कन्वेक्स की पॉजिटिव। एन ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म, फाइंड द पोजीशन कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा, ये हम सब हमें बताना है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया, इसी डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों कोएक्सियली है, दोनों के सेंटर बना दिए O1 O2, दोनों में ये 4 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले मैं लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इस वाले के लिए, इस लेंस 1 के लिए इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमारे पास यहाँ पर इस जगह वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -4, क्योंकि यहाँ से रेज ऐसे जाएगी बच्चों, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना ये थोड़ा सा काम आएगा साइन कन्वेंशन, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट नेगेटिव लेंगे। तो u की वैल्यू -4 आ गई और 1/f की वैल्यू -8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू -1/8। इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो 1/v इक्वल्स टू -1/8 माइनस 1/4, 8 और 4 का एलसीएम 8 आ गया, यहाँ हो जाएगा -1 और -2, ये हो गया आपके पास -3/8 1/v। अगर मैं यहाँ से वापस से v की वैल्यू बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू हो जाएगी -8/3, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 2 जा 6 टू रिमाइंडर, 3 2 जा वापस से 8 20 हो गया, तो 3 6 जा 18 टू रिमाइंडर, 3 6 जा 18 -2.66, तो v की वैल्यू -2.66 आएगी, बिल्कुल सही बात है। और यानी कि ये फोकल लेंथ से अंदर बना है, देखो इसकी कंसेप्ट है, ये वैसे भी फोकल से अंदर बना है क्योंकि इसकी फोकल तो 8 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो 4 सेंटीमीटर है, तो विद इन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बना है, तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर साइज बनेगा, तो ये वापस से वही बन गया -2.66। तो अब जो नया ऑब्जेक्ट इसकी इमेज बनी है, वो की इस वाले की जो इमेज बनी है वो IA बनी है मान लो, और वो यहाँ बनी है, सपोज करो वो यहाँ बनी है, ठीक है। तो अब ये इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये फ्रॉम लेंस फॉर्मूला एंड फ्रॉम, ये लेंस A के लिए था पूरा पूरा, अब फॉर लेंस B के लिए क्या हो जाएगा, इसी कहानी को हम B के लिए बनाते हैं, तो फॉर लेंस B, तो फॉर लेंस B के लिए हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ आप रिफ्रैक्शन करवाएंगे लेंस B से, तो अब जो U की वैल्यू हो जाएगी तो -16 प्लस कितना था, ये कितना आ रहा है ये वैल्यू 2.66, हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो 16 प्लस 2.66 हो जाएगा। B की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही सही, F की वैल्यू -8 सेंटीमीटर, बाकी अब जैसे जैसे है वैसे वैसे सोल्व कर लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा, वापस से 1/v पता करना है, 1/u, u का मतलब हो गया वापस से माइनस का
माइनस का 18.16 टू जा 16 और प्लस 2.66 18.66 इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 16 प्लस कितना आया था वो 8/3 है ना, 8/3। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ताकि वहां पे अगर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू सही हो रही होगी, कैलकुलेट करना होगा तो आसान हो जाएगा। तो इसको माइनस 48, 16 थ्री जा 48 और 8 कितना हो गया बच्चों ये 48 और 8 56/3 -56/3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ f की वैल्यू मैंने यहाँ -8 रख दी, और तो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया -8 तो 1/v प्लस इसको ही रखते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये 56/3 रखेंगे तो 3/56 हो गया, बात एक ही है, इक्वल्स टू -1/8। मुझे लगता है फ्रैक्शन में जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं इसको। तो 1/v इक्वल्स टू -1/8 -3/56। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 और 56 का एलसीएम आ गया 56, तो माइनस का 7, 8 7 जा 56, माइनस 56 1 जा 56 यानी कि -3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -10/56, और ये वैल्यू है 1/v की। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास v इक्वल्स टू 56/10 माइनस में, तो -5.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ जो v आया हमारे पास -5.6 सेंटीमीटर, ये कौन से लेंस से आया, b वाले से। हम इसको देखते हैं हम यहाँ पर, तो b वाला लेंस हमारे पास ये है, और यहाँ से -5.6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर O1 से बताना है या A लेंस से बताना है, तो इस 16 माइनस 5.6 कितना हो गया आपके पास, यानी कि 10.4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें फोर लेंस फ्रॉम लेंस ए बताना है, तो हम लोग लिख देंगे इसका आंसर फ्रॉम लेंस है 10.4 सेंटीमीटर, और बी से अगर बताना है तो 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, ए और बी दोनों से रिफ्रैक्शन किए हैं, दोनों से वी की वैल्यू निकाली है और उनको एनालाइज किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तब हो गया, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है नैनोमीटर, का मतलब 410⁻⁹ मीटर, इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3×10⁻⁹ जूल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक लगा देंगे आइंस्टीन साहब की। क्या होती है हमारे पास कि -5 ऑल्सो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू हो जाएगी hc/λ, एच न्यू भी लिख सकते हैं hc/λ, -5 इक्वल्स टू काइनेटिक मैक्सिमम। एच की वैल्यू हम लोग कर देंगे यहाँ पर, एच की वैल्यू हमारे पास 6.6 तो 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 3×10⁸ अपॉन लैम्डा हमारे पास है 400 10⁻⁻9 -5 की वैल्यू हमारे 10⁻⁻3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो हाफ mv² होता है। m की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ mv² में 9.1 10⁻⁻31 एंड v मैक्सिमम। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोगों को v मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हम लोग को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6.6 इंटू 3 10⁻⁻34 प्लस 8, आप देख लेंगे तो -34 प्लस का 8, और ये -9 ऊपर आके वापस के प्लस का 9, और ये प्लस का 2 ऊपर आके भी माइनस का 2। इन सबको हम एक साथ सोल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4 -3 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू 9.1 2 इंटू 10⁻⁻31 स्क्वायर मैक्सिमम। तो आगे आएगा ये 6.6
6 18, कैरी लगा 1, 3 18 और 1 19.8 डिवाइडेड बाई 4 10 रेज टू पावर माइनस, देखिए 8 और 9 -34 अरे -26 और प्लस का 7 ये -19 हो जाएगा 10 रेज टू पावर -90 -3 इंटू 10 रेज टू पावर -19 equals to 9.1 by 2 to 10 raised to power -31 e स्क्वायर मैक्सिम, यहाँ से 10 रेज टू पावर -9 चलेंगे हम लोग, तो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 बचा, 4 9 जा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 टू रिमाइंडर, 4 5 जा 3 4.95 to 10 raised to power -19 -3 into 10 raised to 10 equals to 9.1 by 2 to 10 raised to power -31 e स्क्वायर मैक्सिमम का मतलब क्या है यार 3 4.95 minus 3 1.95 into 10 raised to power -19, यहाँ से इसको इंटू 2 डिवाइडेड बाय कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 ई स्क्वायर मैक्सिमम, यहाँ हम लोग करेंगे तो 5 जा 10 कैरी 1 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1 2 1 जा 1 2 और 1 3.90 डिवाइडेड बाय 9.1 2 10 रेज टू पावर -19 प्लस 31 कितना हो जाएगा 12 प्लस का 31 हो जाएगा -19 तो ये प्लस का 12 इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्सिमम जीरो दे दें, ये लगभग हो जाएगा 390 3.90 हो जाएगा 390 अपॉन 9.1 टू 10 रेज टू पावर 10 टू मैंने इसको दे टू वी स्क्वायर मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ की 390 का मतलब अगर 400 भी माने और डिवाइडेड बाई 10 माने अप्रोक्सीमेटली 40 इंटू 10 रेज टू पावर 10 हो रहा है स्क्वायर मैक्स 40 का अप्रोक्सीमेटली 6 6 जा 36 और 7 7 जा 45, मैंने 6.5 ले लेता हूँ, आप एग्जैक्ट भी ले सकते हैं कैलकुलेट करके इंटू 10 रेज टू पावर इसका हाफ कर देंगे 1/2 पावर अप्रोक्सीमेटली लगभग वैल्यू निकाल के बताए 5 इंटू 5 की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। It is operated at this point by connecting the diode in series with a battery of V volt and a resistor of 1000 ohm. Find the value V when the current drawn is 15 ampere. तो यहाँ हम लोग एक डायोड बनाते हैं बच्चों, इस तरीके से हमने एक डायोड बनाया, यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ 1000 ओम रजिस्टर है और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास जिसका वोल्टेज हमें दिया है V प्लस माइनस, ठीक है, ये V बैटरी है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब करंट कितनी फ्लो कर रही है, व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 एम्पियर, तो करंट जो फ्लो कर रही है वो कर रही है 15 मिली एम्पियर, तो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास और ये VT है जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी कि ये 0.7 वोल्ट कंज्यूम करेगा तभी जाके ये ऑन होगा डायोड, मिनिमम इतना वोल्टेज तो लेगा ही लेगा। तो अब हमारे पास इसकी वोल्टेज निकालने की V कितना होगा, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1000 ओम रजिस्टर, तो हमें पास क्या हो जाएगा V इक्वल टू IR और I हमारे पास 15 मिली एम्पियर है, इसका मतलब 15 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1000, इसको भी मैं 10 रेज टू पावर 3 लिख देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। 10 रेज टू पावर -3 माइनस प्लस 3 0 10 की पावर 1 यानी कि 15 वोल्ट आ गए। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ वो कितना आ गया 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आया 0.7 वोल्ट, तो बैटरी कितनी आएगी यानी कि 0.7 प्लस 15 वोल्ट कितना होना चाहिए 15.7 वोल्ट होना चाहिए कम से कम, तब जाके डायोड ऑन कर सकते हैं। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। दिस इज द पार्ट 1। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।